हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है तो इसी पर मैं अगला वीडियो मैंने शूट किया है, शिक्षा, पूंजीवाद, शहरीकरण का नारी पर प्रभाव। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा है, पूंजीवाद है, शहरीकरण है, इन सब चीज़ों का महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी आज। ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा। देखिए, प्रबोधन का जो युग है 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं तो लगातार वहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी क्या है, बाकी मुद्दों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करेंगे ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो महिलाओं की शिक्षा पर काफ़ी बल दिया गया 18वीं शताब्दी में, लेकिन इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था, आप यहाँ पर देखें कि महिलाओं को एक आदर्श ईसाई बनाना। ठीक है, ताकि वो धर्म के सिद्धांतों का अच्छी तरीके से पालन कर सकें। इस समय प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचलन में है, बड़ा तेजी से उसका विस्तार हो रहा था, तो महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। क्यों? ताकि धर्म के द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो उनको पढ़ सकें और उसके बाद उसको फॉलो कर सकें। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो वो उतना गहराई से उनको फॉलो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा पर जो बल दिया गया बहुत ज़्यादा, वो उसका उद्देश्य महिलाओं को बुद्धिजीवी बनाना नहीं था, एक वैज्ञानिक सोच उनके अंदर डेवलप करना नहीं था, और इसका जो उद्देश्य था वो केवल उनको एक आदर्श धार्मिक महिला बनाना था, एक आदर्श नारीवा ईसाई धार्मिक महिला बनाना था। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर एक और बात देखेंगे कि जो महिलाओं की शिक्षा उसमें बहुत भेदभाव किया गया। अब ये भेदभाव को आप किस रूप में लेंगे? देखिए, शिक्षा में क्या किया गया कि जैसे जो पुरुष हैं उनके लिए लैटिन भाषा, उस समय लैटिन भाषा को पढ़ना काफ़ी गौरव की बात मानी जाती थी। तो लैटिन भाषा को पढ़ना जैसे पुरुषों के लिए अलाउ है वो पढ़ेंगे, लेकिन महिलाओं को लैटिन जो शिक्षा है उसको भाषा जो है उसको पढ़ना अलाउ नहीं किया गया। अगर वो लैटिन भाषा पढ़ लेंगी तो बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगी, किताबें पढ़ेंगी और उनका बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, तो उनको सीमित रखना है, इसलिए वो लैटिन भाषा जो है उसको नहीं पढ़ेंगी। दूसरी बात यहाँ पर ये आ गई कि महिलाओं को व्यावसायिक जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो शिक्षा नहीं दी जाएगी उनको। ठीक है, और किसी भी प्रकार से उनको लिखना नहीं सिखाया जाएगा, केवल पढ़ना सिखाया जाएगा, ताकि वो अगर केवल पढ़ना सीखेंगी, लिखना नहीं सीखेंगी, तो वो नियंत्रण में रहेंगी पुरुषों के, पर पुरुष गमन नहीं कर पाएंगी या किसी को लिख के कुछ नहीं दे पाएंगी। तो उनको जो शिक्षा की अनुमति दी जा रही है, लेकिन वो एक सीमितता के साथ दी जा रही है। ठीक है, तो नारी शिक्षा में भेदभाव क्या किया गया कि केवल पढ़ने की अनुमति है, लिखने की अनुमति नहीं है। व्यावसायिक प्रशिक्षण या फिर वहाँ पर मैथ गणित दूसरे जो विषय हैं वो सारे पढ़ने की अनुमति महिलाओं को नहीं है, लैटिन भाषा पढ़ने की अनुमति उनको नहीं है, उनको केवल धार्मिक शिक्षा पढ़ने की अनुमति है। एक इस समय जो थिंकर हुए हैं उनका नाम है थॉमस मोर। थॉमस मोर जो हैं इन्होंने 16वीं सदी के ही हुए थे। इन्होंने नारी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक हैं, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा का काफ़ी समर्थन किया और इन्होंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया और उस समय में उसको कहा कि तुम लैटिन जो भाषा है उसको भी पढ़ो, तो उसकी शिक्षा भी उसको दिलवाई। और उस समय माना जाता है कि शायद उनकी जो बेटी थी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो यूरोप की बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं में उनकी गिनती होती थी। तो ऐसे लोग भी थे। अच्छा, प्रोटेस्टेंट चर्च ने अपना प्रचार करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो प्रोटेस्टेंट धर्म के नियमों को, कायदे कानूनों को आसानी से पढ़ेंगी और उनको फॉलो करेंगी। ठीक है, लेकिन विज्ञान नहीं पढ़ना है उनको, तर्क नहीं लगाना है, तो अंधा अनुकरण करें धर्म का। इसलिए चर्च ने शिक्षा पर तो बल दिया, किसकी? महिलाओं की, लेकिन सीमित शिक्षा पर। ये नहीं है कि वो विज्ञान पढ़ेंगे, तर्क पढ़ेंगे, गणित व्याकरण कुछ नहीं, केवल उनको पढ़ना है स्थानीय भाषाएं और उसमें, ताकि वो प्रोटेस्टेंट धर्म के नियम कायदे कानून इन सब चीज़ों को पढ़ सकें। तो उन्होंने 40 अधिनियम पारित किए थे जर्मनी में। ठीक है, प्रोटेस्टेंट चर्च ने। और फाइनली उसके बाद ये कहा गया कि महिलाओं के लिए अलग से विद्यालय स्थापित किए जाना चाहिए। इस समय विद्यालयों की स्थिति क्या होती थी, बहुत सारी जो वृद्ध महिलाएं हो जाती थी जो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी होती थी, तो वो अपने घरों पर विद्यालय चलाया करती थी। पास पड़ोस की जो लड़कियां हैं या घर की जो बच्चियां हैं तो उनको अक्षर ज्ञान करवाया जाता था और बाइबल की शिक्षा दी जाती थी। तो ये प्रोटेस्टेंट चर्च का प्रभाव था। ठीक है, पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा भिन्नता दिखाई देती है। लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम होता था और लड़कों के लिए अलग पाठ्यक्रम होता था। ये मैं कब की बात बता रही हूँ? ये तब की बात बता रही हूँ, आधुनिक यूरोप की बात बता रही हूँ मैं। यूरोप में आधुनिक जो यूरोप का विकास हुआ उस समय महिलाओं ने एक पितृसत्ता के खिलाफ नारीवादी आंदोलन ने किस तरीके से रिएक्ट किया है और कौन कौन सी सिचुएशंस थी वहाँ पर, किस तरीके से उनको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा है,
पाठ्यक्रम में भिन्नता क्या थी? महिलाओं का पाठ्यक्रम होता था विवाह, विवाह की क्या उद्देश्य हैं, विवाह को कैसे निभाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती थी कि परिवार के प्रति उनकी क्या दायित्व होना चाहिए, ईसाई शिक्षा के प्रति उनके क्या, ईसाई शिक्षा को सीखना कितना ज़रूरी है, बाइबल को पढ़ना कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा एक महिला कैसे एक अच्छी पत्नी हो सकती है, कैसे एक अच्छी माँ हो सकती है, और कैसे वो एक अच्छी पुत्री बन सकती है। तो वो जो सारे मानदंड एक पितृसत्तात्मक समाज ने बनाए थे वो उनको पढ़ाए जाते थे वहाँ पर। इसके अलावा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो घरेलू काम है उनको दक्ष करने का प्रयास किया जाता था, ताकि वो एक सभ्य, सुशील और ऐसी महिला बन सकें जो घर के लिए बड़ा अच्छी तरीके से सारी चीज़ों में फिट हो सकें और बच्चों को भी अच्छी तरीके से नैतिक शिक्षा दे सकें, धार्मिक शिक्षा दे सकें, ये सारी चीज़ें। तो पाठ्यक्रम में भिन्नता, वहीं पुरुषों के लिए अलग पाठ्यक्रम है, वहाँ पर उनको विज्ञान, गणित, खगोल, ठीक है, बहुत सारे जो दूसरे विषय हैं जितने भी वो सारे पढ़वाए जा रहे हैं। बट इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद महिला शिक्षा का लगातार विस्तार होता रहा, क्योंकि इसी समय छापे खाने का आविष्कार हो गया, और छापे खाने के आविष्कार ने जितनी तेज़ी से पुस्तकों की उपलब्धता को बढ़ाया, उतनी ही ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो शिक्षित होती गई और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ा। इस समय मैं फिर भी बताऊंगी आपको कि यूरोप की जो 3 विदुषी महिलाएं थीं वो ये थी अन्ना मारिया, ये 1607 से 75 तक का है, पोलिनी ये हैं, और एक हैं जहान वान, ये डच महिला थी। तो ये तीनों बड़ा विदुषी महिलाएं हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष इस समय भी कम नहीं था। यूरोप की एक महिला थी इसट्टा नागोरालो। तो इसट्टा नागोरालो की मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। ये बड़ा ही विदुषी महिला थी। तो ये आगे की शिक्षा पढ़ना चाहती थी और किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहती थी। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि उस समय घरों में विद्यालय हुआ करते थे, जो वृद्ध महिलाएं जिन विद्यालयों को चलाया करती थी, और उसमें जो है लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती थी, लेकिन ये स्कूल जाना चाहती थी, ठीक है। तो इन्होंने अपने क्षेत्र के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, और उनका जो नाम था वो था गोएरीना वोरोनिस। तो गोएरीना वोरोनिस को इन्होंने एक लेटर लिखा और कहा कि मुझे अनुमति दी जाए कि मैं किसी स्कूल में जाकर एडमिशन ले लूँ, शिक्षण संस्था में। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब दोबारा से इन्होंने फिर लेटर लिखा तो फिर उनका जवाब आया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा है, और उसका जो जवाब था उनका वो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला था। ये जवाब था कि उन्होंने कहा कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ ये भी लिखा कि अभी तुम बहुत ही हीन, परतंत्र, और सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप एक स्त्री हो, अगर आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करना है तो आपको अपना लिंग परिवर्तित करना होगा, ठीक है। एक शिक्षा प्राप्त तुम तभी कर सकती हो जब आपकी लैंगिक जो प्रकृति है, ठीक है, वो बदल जाए। इसका मतलब सीधा था कि आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो, यानी शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है उस पर केवल पुरुषों का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर ये मसला आया, तो इससे सिर्फ ये पता चला कि अभी भी महिलाओं को एक सह शिक्षा प्राप्त करने के, बराबरी के आधार पर जाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी बात यहाँ पर ये, एक और यहाँ पर थिंकर हैं, एक बड़े विद्वान थे, वात्सुआ माकिन। तो ये जो है वात्सुआ माकिन ने जो है वो वकालत की है, आत्मनिर्भर शिक्षा की वकालत की, और उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है वो आत्मनिर्भर कर दिया जाना चाहिए, यानी कि महिलाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई। यूरोप में तमाम बातें होती रही हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी जिनसे महिलाओं को जूझना पड़ा, बट इन सबके बावजूद यूरोप की हम संस्कृति की बहुत सारे मसलों पे निंदा कर सकते हैं और चीज़ों पे कर सकते हैं, बट इन सबके बावजूद यूरोप में महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण की, घर से बाहर निकली और अपनी एक जगह बनाई, तो पूरे विश्व के लिए उन्होंने, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए एक आदर्श ज़रूर स्थापित किया। ये एक बहुत ज़बरदस्त संघर्ष था यहाँ पर महिलाओं का शिक्षा के प्रति, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा शिक्षा का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पूंजीवाद और शहरीकरण का नारी पर प्रभाव। पूंजीवाद आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है, इसमें औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है, ठीक है। 1750 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो औद्योगिकरण ने पूंजीवाद को जन्म दिया। ये एक अलग टॉपिक है पूरा, जो मैं आपको पहले भी क्लास में सब समझा चुकी हूँ, पूरा चार्ट बना के, कि पूंजीवाद का विकास किस तरीके से हुआ। जब पूंजीवाद का विकास हुआ, देखिए पहले व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। लोगों ने जब व्यापार से बहुत सारा पैसा कमाया, तब उन्होंने पैसे का इन्वेस्ट व्यापार में जब किया, तो उसको कहा गया वाणिज्यिक पूंजीवाद।
और जब वाणिज्य यानी कि जो लाभ कमाने के लिए व्यापार किया, फिर खूब ढेर सारा पैसा कमाया, और जब वैज्ञानिक आविष्कार हुए तब उन्होंने उस पैसे को मशीनों पे लगाया, मशीनें खरीदी ताकि वो वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित कर सकें, उद्योगों का की स्थापना हो जाए वहाँ पर। तो इसको कहा गया औद्योगिक पूंजीवाद। तो पूंजीवाद यानी उद्योगों की स्थापना से जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट उद्योगों में किया गया, इससे औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। इसने शहरीकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि अब जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी वहाँ भारी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन शहरी क्षेत्रों की ओर होना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें केवल पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं भी थीं। तो एक तरह से महिलाओं को यहाँ पर एक अवसर मिला कि पूंजीवाद ने एक कारखाना प्रणाली को जन्म दिया। कारखाना प्रणाली ने उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े परिवर्तनों को जन्म दिया। ठीक है, अब वो महिलाएं जो एक पैसा भी नहीं कमा सकती थी, तो वो वहाँ पर जाकर आराम से अब मजदूरी कर रही हैं, पैसा कमा रही थी। ठीक है, और रोज़गार के ज़्यादा अवसर मिलने लगे। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात बता दूँ मैं आप लोगों को। पहले महिलाओं को बोझ माना जाता था। क्यों? क्योंकि यूरोप में भी दहेज का चलन था, और जब तक प्रॉपर दहेज नहीं होगा, उनकी अच्छे से शादी नहीं होगी, तो बहुत बड़ा बोझ माना जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी जो कृषक महिलाएं हुआ करती थी, लड़कियां हुआ करती थी, तो बेचारी बड़ा तिरस्कृत होती थी, बहुत सारी बातें उनको सुनने को मिलती थी। लेकिन ये जो शहरीकरण का दौर बढ़ा, तो इसने क्या किया, बड़े शहरों में बड़े बड़े पूंजीपतियों को जन्म दिया। जब पूंजीपति बने, वहाँ पर एक शहरी मध्यम वर्ग का उदय होना शुरू हो गया। तो फिर बहुत सारे परिवारों में नौकरानियों की ज़रूरत पड़ने लगी, मेड की ज़रूरत पड़ने लगी। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारी लड़कियां जो कृषक परिवारों से थीं, वो शहरों में जाने लगी, और उन्होंने अमीर घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया। आप देखिए, एक आंकड़ा ये बताता है कि यूरोप के शहरों में उस वक्त जो मेड के रूप में महिलाएं काम कर रही थीं, वो 90% वो महिलाएं थीं जो कहाँ से थीं, ग्रामीण क्षेत्रों से थीं। अब यहाँ एक बड़ा परिवर्तन आ गया। देखिए, काम तो बड़ा उनका, हाड़ तोड़ उन्होंने काम किया, मेहनत की, लेकिन पैसा कमाया। जब पैसा कमाया तो अब वो अपना परिवार बसाने के लिए पुरुष वर्ग पर निर्भर नहीं रह गई। इसलिए यहाँ पर जो एक ऑप्शन, विकल्प उनके लिए बढ़ गए, चयन उनके लिए एक मौका मिला कि वो दहेज के लिए पैसा खुद इकट्ठा कर सकती हैं, और उनको अपना बर चुनने का अधिकार भी हो। फ्रांस वगैरह कुछ जगहों पर ऐसे भी मसले आए हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों ने खुद से अपना बर को चुना था। अब यहाँ मैं एक ये मुद्दा आया कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, लेकिन अभी हमारा ये मुद्दा लगातार चलेगा कि परिवार की जो संस्था है वो महिलाओं की स्थिति पर किस तरीके से प्रभाव डालती है, कैसे महिलाओं को अपने जीवन को पुरुषों के अकॉर्डिंग जो है वो चलाना पड़ता था, उसको ढालना पड़ता था, कैसे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना होता था। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। नताली डेविस, बहुत बड़ा नाम है। इनकी जो बुक्स हैं वो हैं द रिटर्न ऑफ मार्टिन गुएरे। ठीक है, तो द रिटर्न ऑफ मार्टिन गुएरे इनकी जो कहानी है वो ये है। और ये कहानी कैसी है, इसमें एक्चुअली मार्टिन गुएरे नायक है। इसका मतलब कहानी का आप हीरो मान सकते हो, कैरेक्टर मान लीजिए आप। ठीक है, और बार्टेंडे उसमें एक महिला है। तो बार्टेंडे की शादी मार्टिन गुएरे से होती है। ओके, लेकिन बार्टेंडे एक ऐसी महिला थी जिसकी कल्पना में एक प्रेमी पति था। वो चाहती थी कि मेरा पति ऐसा हो जो मुझे बहुत प्यार करे और बहुत सारी मेरी इच्छाओं का की पूर्ति करे, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब शादी हुई तो बार्टेंडे जो है वो मार्टिन गुएरे से संतुष्ट नहीं थी किसी भी प्रकार से। तो उनकी रोज़ की ज़िंदगी में लड़ाइयाँ भी होने लगीं। और यहाँ पर मुद्दा यौनिकता का भी है शायद, कि किसी भी प्रकार से वो वहाँ संतुष्ट नहीं हो रही थी। तो घर वालों ने इस बात को बढ़ावा दिया कि जादू टोना है और ये सबका असर हो रहा है, इस वजह से उनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं। वो भी थोड़ा बहुत झाड़ फूक भी करवाने का प्रयास किया गया। फिर मार्टिन गुएरे ने कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया और उसे इस बात का डर लग गया कि कहीं पुलिस मुझे ना पकड़ ले, और इसलिए वो घर से भाग गया। उसके पास संपत्ति थी, उसके पिता की संपत्ति थी, परिवार में उसकी 2 बहनें थीं और एक पत्नी थी। उसके भाग जाने के बाद में चूंकि उनके चाचा ने उनकी सारी संपत्ति पर जो है वो कब्जा क्या कर लिया, एक तरीके से खेती बाड़ी सब करवाना शुरू कर दी उन्होंने। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों के बाद क्या होता है कि मार्टिन गुएरे की पूरी पहचान, सारी चीज़ों को एक दूसरा व्यक्ति होता है जो चोर होता है।
ठीक है, ये चोर है, डकैतियाँ करता है, ये सारे काम करता है। उसको पता चलता है कि पर्टिकुलर कोई आदमी भाग गया है और वो बड़ा अर्ली यंग एज में भागा है। उस टाइम पे शादियाँ जल्दी हो जाया करती थी। तो उसने क्या किया, और उसका कद काठी चीज़ें उससे मिलती जुलती थी, तो उसने मार्टिन गोरे के बारे में जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सकती थी उनको सबको ग्रहण किया, और फाइनली वो अपने आप को मार्टिन गोरे बताकर वहाँ पर आ गया, उस फैमिली में आ गया। ठीक है, उसने कहा कि मैं मार्टिन गुएरे हूँ और वहाँ पर ये मेरी पत्नी है, ये वो है, सब बताया। फाइनली उसने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। ये असली मार्टिन गुएरे नहीं था, ये नकली मार्टिन गुएरे था, ये चोर था। लेकिन अब बर्टिंडे को इससे प्यार हो जाता है, इसको बर्टिंडे से प्यार हो जाता है, और ये बर्टिंडे को कहीं ज़्यादा खुश रखता है बजाय पुराने मार्टिन गुएरे की अपेक्षा। फिर इनके 2 संतानों का जन्म होता है, दोनों बेटियां होती हैं। एक बेटी जीवित रहती है, एक बेटी मर जाती है। जीवन अपने डगर पर चलने लगता है। अब मार्टिन गोरे चाचा से अपने मांग करता है कि हमें संपत्ति दी जाए। चाचा ने मुद्दा उठा दिया कि तुम असली मार्टिन गुएरे नहीं हो, और अगर हो तो प्रूफ करो। ठीक है, मामला कोर्ट में चला जाता है। जब कोर्ट में मामला पहुंचा, तो मामला कोर्ट में गया तो वहाँ पर बर्टिंडे का जो उसकी गवाही थी वो बहुत महत्व रख रही थी, क्योंकि बर्टिंडे एक पत्नी कभी भी इस बार पहचानने में गलती नहीं कर सकती है कि वो व्यक्ति उसका पति है या नहीं है। कोर्ट में बाकायदा इस बात को लाया गया कि महिला अपने पति की कद काठी, उसके शरीर, हर एक चीज़ से परिचित होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो नहीं बोल सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक पति ही होता है। बर्टिंडे को यहाँ पर कई चीज़ें थीं। अब उसे अपनी आबरू की रक्षा करना थी, अपनी बेटियों के लिए एक पिता को वहाँ रखना था, और सबसे बड़ी चीज़ थी वो उससे कहीं ना कहीं जुड़ चुकी थी। तो फाइनली उसने कह दिया कि नहीं, ये ओरिजिनल यानी कि असली मार्टिन गुएरे है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका, उसके चाचा ने मामला हाई कोर्ट पहुंचा दिया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, और हाई कोर्ट में गहमा गहमी का दौर चल रहा है। चारों तरफ से मार्टिन गोरे वहाँ पर मौजूद है, बर्टिंडे वहाँ पर मौजूद है, और इन दोनों के अंदर यही है कि बर्टिंडे पूरी तरीके से गवाही देगी और मार्टिन गोरे उसके पति के रूप में वापस आ जाएगा, और वो लोग वहाँ पर आराम से रहने लगेंगे। लेकिन इसी समय एक नाटकीय मोड़ आता है और असली मार्टिन गोरे वहाँ पर आ जाता है, और वो प्रूफ करता है कि असली मार्टिन गोरे मैं हूँ। इसके बाद वहाँ पर कोर्ट क्या करता है, मार्टिन गोरे कहता है मेरी पत्नी को कठोर से कठोर सजा दी जाए, क्योंकि इसने जो है वो धोखा किया है एक तरह से। तो कोर्ट कहता है कि ठीक है, इन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन बर्टिंडे फिर माफ़ी मांग लेती है, कहती है मुझसे भूल हो गई है, और उसे माफ़ कर दिया जाता है। फाइनली जो नकली मार्टिन गोरे है वो चला जाता है, और वो अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। यानी कि यहाँ कानून भी महिलाओं के खिलाफ है। वहाँ पर कहीं पर भी मार्टिन गोरे की पत्नी, उसकी इच्छा या उसको रख के नहीं देखा गया, केवल संपत्ति का मसला जो है वो मार्टिन गोरे को केंद्र में रखकर ही देखा गया। तो नताली डेविस ने बहुत ही खूबसूरत जो बुक लिखी, द रिटर्न ऑफ मार्टिन गोरे, ये स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में सुनाने की कोशिश की। होप सो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप इससे पारिवारिक संरचना और महिलाओं की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगी। इनकी एक और भी बुक है, उसको भी मैं समझाऊंगी आप लोगों को, कि 18वीं सदी में यूरोप में महिलाओं में राजनीतिक चेतना का बड़ा तेजी के साथ में विकास हुआ। ठीक है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति जब हुई है, तो उस दौर में अगर हम देखें, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में तो परिवर्तन आ ही रहे थे, राजनीतिक चेतना भी महिलाओं के अंदर आ रही है, क्योंकि इस समय जितने भी आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों में सिरमुखों के साथ महिलाओं ने भी ज़बरदस्त अपनी भागीदारी वहाँ पर उपस्थिति दी है, अपनी भागीदारी दी है। तो ये इनमें राजनीतिक चेतना का विकास था। ठीक है, 18वीं सदी में महिलाओं ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये क्लियर है। एलिस क्लार्क का कहना है कि औद्योगिकरण का बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है महिलाओं के ऊपर। कैसे पड़ा है? एलिस क्लार्क ने इसको दूसरे एंगल से देखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब मज़दूरों की ज़रूरत हो रही है, और कई बार क्या हुआ कि महिलाएं भी शहरों की तरफ पलायन करने लगी, तो पहले क्या होता था कि महिलाओं का जो पोल्ट्री फार्म हुआ करते थे, डेयरी का काम होता है, छोटे मोटे जो भी कुटीर उद्योग वगैरह इस तरीके के काम होते थे, तो उन पर महिलाओं का एक तरीके से वर्चस्व होता था गाँव में, और उनके जाने की वजह से क्या हुआ कि उन पर भी पुरुषों का वर्चस्व हो गया। लेकिन ये चीज़ हर जगह नहीं हो सकती है, हाँ हो सकता है कुछ जगह पर है। लेकिन दूसरी चीज़ें नकारात्मक प्रभाव इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि, तो इसका मतलब है कि परंपरागत जो उद्योग हैं वो उनसे छिन गए। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको अब अपने काम के लिए कम वेतन मिलता था। ये तो बिल्कुल ठीक है कि महिलाएं काम ज़्यादा करती थी, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था कारखानों में, लेकिन उनको वेतन कम दिया जाता था। दूसरा, जब भारी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकली और ये शहरों की ओर गईं, तो शहर तंग, छोटी पतली गलियां बन रही हैं, छोटे छोटे मकान बन रहे हैं, वहाँ पर रह रही हैं। ठीक है, और गरीबी इतनी ज़्यादा है कि महिलाएं वहाँ पर अकेले भी जा रही हैं।
तो इससे क्या हुआ कि उनकी सुरक्षा के लिए खतरे उत्पन्न हुए और कई बार वो बलात्कार का शिकार भी हुई। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हुई कि जो शहरों में जाकर फंस गईं और वो वैश्यवृत्ति की ओर मूव कर गई जब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा अपनी जीविका के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन महिलाओं की व्यापार में भागीदारी बढ़ी, ये एक नकारात्मक जो दिया है प्रभाव वो एलिस क्लार्क ने दिए। तो कभी भी आप लिखेंगे तो एलिस क्लार्क का नाम जरूर लिखना कि इन्होंने औद्योगिकरण के नकारात्मक प्रभाव को महिलाओं की स्थिति पर बताया है। दूसरी चीज़ आती है कि ये जो पूंजीवाद और शहरीकरण का दौर है, इस दौर में महिलाओं ने की व्यापार में भागीदारी बढ़ी। ठीक है, गिल्ड में उनकी भागीदारी बढ़ी है। हालांकि गिल्ड में ऐसे नियम बनाए गए थे कि महिलाएं उसमें ज़्यादा आसानी से ना आ सकें, वो थोड़ा सा बाहर रहें, बट इसके बावजूद उनकी व्यापार में भागीदारी बढ़ी। और एक व्यापार जो महिलाओं की वजह से फला फूला वो था मर्चांडे डी मोडे। एक्चुअली मर्चांडे डी मोडे कौन सा व्यापार था? ये था फैशन व्यापार। आज भी आप जानते हैं पेरिस फ्रांस फैशन की नगरी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो महिलाओं ने अलग अलग तरीके के वस्त्र बनाना, साज सज्जा का सामान बनाना और बहुत सारी मेकअप, ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी। और जब उन्होंने धीरे धीरे शहरों में जाकर पैसा कमाया तो उनका उपभोग भी बढ़ गया, सुंदर पोशाकें पहनने की तरफ उनका आकर्षण बढ़ा। यानी कि इस दौर में जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा देने में महिलाओं की बड़ी भूमिका। क्यों? क्योंकि वो बड़ी उपभोक्ता भी बनी और बड़े बाजार को उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, मिरर उद्योग इस समय बहुत तेजी से फैला 18वीं शताब्दी में, क्योंकि ये इसकी महिलाएं खरीदार थी। हर महिला मिरर लेके अपने आप को निहारना चाहती थी। भाई इतना सारा पैसा खर्चा कर रही हैं वो अपनी फैशन पे, दूसरी चीज़ों पे। तो इस तरीके से छोटे छोटे उद्योग जो महिलाओं की ज़रूरत थी वो बहुत तेजी से डेवलप हुए। ठीक है, नताली डेविस ने ही एक और बुक लिखी है, उसका नाम है वीमेन ऑन दी मार्जिन्स। तो वीमेन ऑन दी मार्जिन्स में 3 महिलाओं की कहानी है और ये 3 महिलाएं भी कामयाब महिला हैं जो अपने पैतृक काम कर रही हैं, जो अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन टोटली अगर हम देखें तो कुल मिलाकर पूंजीवाद और शहरीकरण ने महिलाओं की स्थिति में बड़ा परिवर्तन तो किया ही। अब देखिए, जो उद्योग स्थापित हुए, जब भारी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता हुई तो महिलाओं की भी आवश्यकता पड़ी। और जब महिलाएं बड़े लेवल पर वहाँ इकट्ठी हुई तो धीरे धीरे उनके अंदर एक यूनिटी बनी और नारीवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि बनना भी शुरू हो गई। उन्होंने अपने मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया और बाद में राजनीति पर भी उनका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। तो ये था शिक्षा, पूंजीवाद, शहरीकरण का नारियों पर प्रभाव। होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। और कोशिश कीजिए, अच्छा उत्तर दक्षिण इस तरह का आपके पास जो मैटर है कि उत्तर में नारीवादी आंदोलन, दक्षिण में नारीवादी आंदोलन, बहुत ही सिंपल से मुद्दे हैं, तो उनको आप वहाँ पर पढ़ लीजिए। जो टफ मुद्दे थे जितने भी, देखिए वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है।